welcome back and welcome to the environment subject. Today we are going to start the introduction of environmental management. So the definition of the environment is the sum of the total of the elements, factors and conditions in the surroundings which may have an impact on the development, action or survival of an organisms or group of organisms such as we human beings. So the environment कहता है the sum of the total of the element, ये जो sum है addition है total elements का, factors का और conditions का जो हमारे surroundings में है, जिनका impact हमारे development में, हमारे actions पे और हमारे survival पे होता है। और ये survival किनके ऊपर होता है? अपने organisms और group of organisms, यानी हम जैसे human beings पे भी environment का effect होता है। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन है इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो एक्सटर्नल कंडीशंस है जो डायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स है, दैट इज एनवायरनमेंट। सो बेसिकली हम और हमारे आसपास में जो भी एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर है, लोग हैं, बेंचेस है, घर वाले हैं, घर के यूटेंसिल्स है, घर के अंदर जो फैन चल रहा है वो है, आर ऑल नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। So environment consists of biotic factor, that is living components in an environment, and abiotic factors, that is non-living component in an environment. So environment के दो कंसिस्टेंस है, दो कंपोनेंट है। एक है बायोटिक यानी लिविंग, बायोटिक में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जो जिंदा जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब आते हैं। अबायोटिक में नॉन लिविंग्स आते हैं, जैसे कि हमारा फैन है, टू व्हीलर्स है, फर्नीचर है, राइट, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। Biotic factors and abiotic factors that surround us and which we interact. These biotic and abiotic components are in dynamic state. They constantly affect each other and cannot be isolated from each other. So ये जो biotic factor है और abiotic factor है, ये हमारे से जुड़ा हुआ है और डायनेमिकली हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करता है और कॉन्स्टेंटली इफेक्ट देता है हमारे लाइफ में। वी कैन नॉट आइसोलेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए, हम लोग एक घर में रह रहे हैं तो वहाँ पे फैन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर एक घर में कोई नहीं रह रहा तो वहाँ पे फैन की ज़रूरत नहीं है। सो वी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स आर इक्वली कनेक्टेड एंड रिक्वायर्ड फॉर ईच अदर, ठीक है। किसी ने एक बड़ा सा लैविश बंगला लिया है, उसमें सारी चीज कर दी है, एसी लगाया है, एकदम वुडन टच घर बनाया है, या फिर पूरा घर टाइल्स से सजाया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे झूमर्स लगाए हैं, 50 कार पार्किंग है, 50 कार पार्क करने के लिए उतना बड़ा स्पेस है पार्किंग का, लेकिन पिछले 10 साल से कोई नहीं रहता वहां पे। तो क्या वो एक्सपेंडिचर जो हमने किया है वो रिक्वायर्ड था? नहीं था। लेकिन कोई रहता है वहां पे तो कनेक्शन है, ठीक है। हम लोग रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है। अभी वो इतना बड़ा घर, इतने बड़े पार्किंग लॉट, इतना अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर आइसोलेट कर दिया है, तो वो किसी काम का नहीं है। वो भले ही वो अबायोटिक फैक्टर क्यों ना हो, लेकिन उसका और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एक साथ चलता है और डायनेमिकली वो हमको इफेक्ट करता है। देखिए, छोटे से घर से हम लोग बिल्डिंग्स में जाते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाता है। और जैसे जैसे ट्रेंड्स आते जाते हैं लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं कपड़ों के पहनावे में, ठीक है, हमारे रहन सहन में, बिहेवियर में, ठीक है। उसके बाद हम चले गए टावर्स में रहना, तो टावर्स में लोगों का लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो कॉन्स्टेंटली जो है वो इफेक्ट आते रहता है, भले ही वो बायोटिक फैक्टर की वजह से हो या फिर अबायोटिक फैक्टर की वजह से हो। सो बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हमें याद रखना है। अबायोटिक फैक्टर्स में वाटर, सॉइल, मिनरल्स, गैसेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, लाइट, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। तो अबायोटिक फैक्टर्स में ये सारी चीजें हैं और बायोटिक फैक्टर्स में ये सारी चीजें हैं, और इन दोनों के बिना हम नहीं रह सकते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, गैस की जरूरत है। प्लांट्स को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड्स की जरूरत है। सबको सबकी जरूरत है। देयर इज नो कंपैरिजन और डिस्टिंग्विश बिटवीन।
लेकिन इनमें से कुछ नहीं रहेगा तो हमारा जो लाइफ है वो डिग्रेड होते जाएगा और धीरे धीरे हम खत्म होते जाएंगे। तो ये है अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Components of environment. Environment can be divided into four components, that is atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. Atmosphere, it is the mixture of various gases, water vapor and subatomic particle that entirely covers the earth extending outward several thousands kilometers. जब हम एक क्लासरूम में जाते हैं जो पिछले 10 दिन से बंद है, जैसे ही वहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं कुछ लोगों को सर्दी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं है, वहाँ पे डस्ट बहुत है, तो किसी को डस्ट एलर्जी है तो वो तुरंत उनको सर्दी लग जाएगी और उनका चालू होगा, ओह माय गॉड ये एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, राइट। तो वैसे ही ऐसे एटमॉस्फेयर में गैसेस रहते हैं, वाटर वेपर्स रहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। जब ये सारी चीजें होती हैं उनको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर से शुरू होती है, स्ट्रेटोस्फियर, देन वो क्रॉस होती है मेसोस्फियर, उसके बाद वो मेसोस्फियर क्रॉस करके थर्मोस्फियर। ये जो पोर्शन है यहाँ पे टेम्परेचर हमारा होता है और ये जो है मैक्सिमम जोन होता है एटमॉस्फियर का। ट्रोपोस्फियर, लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फियर, ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है वो ट्रोपोस्फियर में है। एक्सटेंड्स अप टू 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर। अगर आप पोल में है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, तो वो ट्रोपोस्फियर सिर्फ 8 किलोमीटर का होगा और इक्वेटर में होगा, अर्थ के बीच में होगा, ठीक है एग्जैक्टली, तो वो 16 किलोमीटर का ट्रोपोस्फियर होगा। On an average extends up to 10 to 11 km from the Earth's surface. Temperature decreases at the rate of 5 to 7 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर एक किलोमीटर में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम होते जाता है और वैसे वैसे हीट बढ़ते जाती है। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड एंड कंप्लीट मिक्सिंग। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर जो है, ये जो देख रहे हैं हम लोग वर्टिकल एयर, वो मूवमेंट को रिस्पॉन्सिबल करता है और रैपिड और क्विक एटमॉस्फेयर चेंजेस दिखाता है। स्ट्रेटोस्फियर, इट इज अबव ट्रोपोस्फियर। ये देखिए यहाँ पे है स्ट्रेटोस्फियर। Extends up to 50 to 55 kilometer, up to about 20 temperature remains constant, then increase with increase in height। 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसके बाद इंक्रीज विथ एन इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे आप हाइट में जाते रहोगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ओजोन लेयर, इन दिस लेयर, ओजोन जो है वो इस लेयर में है, स्ट्रेटोस्फियर के लेयर में। अगर आपको किसी ने पूछा कि ओजोन लेयर कौन से इसमें आता है, लेवल्स में आता है, अर्थ के या फिर लेयर में आता है, तो देन आंसर इज स्ट्रेटोस्फियर लेयर। मेसोस्फियर, इट इज लेयर अबव स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर। हमने ट्रोपोस्फियर देखा, स्ट्रेटोस्फियर देखा, अब ये है मेसोस्फियर। ये जो मेसोस्फियर है वो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लोली विथ अल्टीट्यूड बट देन शार्पली टू अबाउट 75 डिग्री। अल्टीट्यूड में टेम्परेचर स्लो होता है, लेकिन अगर आप शार्प जाओगे ऊपर स्ट्रेट वे तो वो 75 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। थर्मोस्फियर, टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली विद एन इंक्रीज इन हाइट। ये जो थर्मोस्फियर है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जैसे 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 आपका हाइट, आप जितने ऊपर चले जाते हो वैसे इंक्रीज होता है टेम्परेचर में। हीटिंग ऑफ दिस लेयर इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर एनर्जी। हीटिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी का इफेक्ट है और वो एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर में। विद इन थर्मोस्फियर देर इज अ लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल नोन एज आयोनोस्फियर। थर्मोस्फियर में चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं आयोनोस्फियर। Exosphere, it exists about the ionosphere and it extend up to 2000 किलोमीटर above the earth। Exosphere वो है जो 2000 किलोमीटर above the earth है और वो आयोनोस्फीयर को भी क्रॉस करता है, मतलब थर्मोस्फीयर को भी क्रॉस करता होगा। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट एयरलेस एंड एम्प्टी। उस लेयर में कोई हवा नहीं है और ऑलमोस्ट एम्प्टी है। वहाँ पे कुछ मशीन्स नहीं है, कुछ पत्थर नहीं है, कुछ नहीं। आप बहुत दूर हो, 2000 किलोमीटर दूर हो आप अर्थ से। कंटेन्स हाइड्रोजन गैस इन आयोनाइज्ड स्टेट। वहाँ पे सिर्फ गैसेस है और वो भी हाइड्रोजन गैस है जो आयोनाइज्ड स्टेट में है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है 1200 डिग्रीज और उससे ज़्यादा हमेशा वो टेम्परेचर बना रहता है एक्सोस्फीयर में।
Hydrosphere, about 70% of the earth is covered by water. Hydrosphere is nothing but water. Water is available in seas, oceans, lakes, rivers, glaciers, etc. वाटर जो है हमको ये सोर्स से मिलता है, ये हमारे सारे सोर्सेस हैं. 97% in the ocean and seas, 2% in glaciers and ice caps, 1% is fresh water available for human consumption. तो जब भी हम लोग बोलते हैं पीने का पानी कुछ शहरों में, कुछ गांव में, कुछ विलेज में, कुछ सिटी में, कुछ कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, उसका एक ही रीजन है, 1% इज फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. पूरे दुनिया में, दुनिया मतलब अपने अर्थ में 1% का फ्रेश वाटर है, 97% सीज एंड ओशन से कवर है, 2% ग्लेशियर है और आइस कैप है. इसलिए कहा जाता है कि वाटर को बहुत अच्छे से हमें कंज्यूम करना है, यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है. लिथोस्फीयर, आउटर सॉइल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? सॉइल का, अर्थ के जो आउटर क्रस्ट है उन्हें हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. बेसिकली ये नॉर्मल जमीन है जिस पर हम लोग पैर रखते हैं. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, वेजिटेशन आर सपोर्टेड बाय द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर को कौन सपोर्ट करता है? ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड वेजिटेशन, ये सारे लिथोस्फीयर से सपोर्टेड है. It contains resources like minerals, organic and inorganic matter, some extent air and water. लिथोस्फीयर में क्या क्या अवेलेबल है, कौन से रिसोर्सेज है? वो है मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, सम एक्सटेंट एयर एंड वाटर. ये सारी चीजें लिथोस्फीयर में अवेलेबल है. रोल ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर करता क्या है? प्रोड्यूसेस फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. अब आप बोलोगे लिथोस्फीयर कैसे प्रोड्यूस करेगा? जब आप जमीन पे कोई बीज बोते हो, ठीक है, वो प्लांट बनता है, प्लांट से ट्री बनता है, एंड वो आपको फूड कंज्यूम करने के लिए रिसोर्स देता है. वो प्लांट जो एनिमल कंज्यूम करता है, एनिमल जिंदा रहता है वो प्लांट कंज्यूम करके, ठीक है, उसके ट्रीज को और उसके पत्तों को कंज्यूम करके वो अपने लाइफ को बढ़ाता है. सॉइल इज द साइट ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. सॉइल जो है वो डीकॉम्पोजिशन करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को, और उसके बाद वो कुछ मिनरल्स और रिसोर्सेस हमें प्रोवाइड करता है. बायोस्फीयर, thin outer crust of the earth which includes all the living organism and their environment. बायोस्फीयर क्या है? एकदम थिन क्रस्ट है of the earth which includes the living organism and their environment. इसमें living organisms भी है और environment भी है. मतलब बायोस्फीयर में biotic as well as abiotic components है. It extends from the lowest sea bed level to about 24 kilometer of the atmosphere. सी बेड लेवल जो है वहां से लेके 24 किलोमीटर जो है एटमॉस्फेयर के, उतने किलोमीटर तक ये बायोस्फीयर फैला हुआ है. लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेस आर अवेलेबल फ्रॉम दी बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है? लाइफ सपोर्टिंग. हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो है बायोस्फीयर, और वहाँ पे ऑक्सीजन है, मिनरल्स है, और ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा लाइफ चल रहा है. It is that part of the earth where living, biotic organism exists and interacts with each other and also with non-living abiotic components. ठीक है. So ये वो पार्ट है जहाँ पे living and non-living, that is biotic and non-biotic components, abiotic components sorry, वो available है. So ये था introductory lecture as per the syllabus, और धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते जाएंगे. चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिल ही रहा है. अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव नहीं रहना चाहता या लीव करता है तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको डायरेक्टली यूट्यूब से लिंक मिल जाए. एक्टिविटीज इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं? द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन द बायोस्फीयर एंड सस्टेन देयर लाइफ. तो इंटरैक्ट करते हैं ईच अदर से, मतलब बायोटिक, अबायोटिक से, अबायोटिक बायोटिक से. द वेस्ट प्रोडक्ट इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म आर डिस्चार्ज इन बायोस्फीयर. जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे गैसेस से निकलता वेस्ट प्रोडक्ट है, लिक्विड के वजह से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, और सॉलिड से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो कहाँ जाता है? बायोस्फीयर में डिस्चार्ज होता है. The sustaining and assimilative capacity of the biosphere is tremendous but not infinite. जो sustaining power है, capacity है, assimilate करने की capacity biosphere में, वो tremendous है, लेकिन उसके कुछ limitations है, वो infinite नहीं है.
वो कुछ सर्टन लेवल तक ही वो डिस्चार्ज और उनकी कैपेसिटी झेल सकता है। The system is in operation for millions of years, but now showing stress due to impact of human on environment. सिस्टम जो है ये मिलियन ऑफ ईयर से ऑपरेशंस में है, लेकिन हम कुछ ह्यूमन बींग्स के वजह से, बहुत सारी ह्यूमन बींग्स के वजह से टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में, बेसिकली एनवायरनमेंट में बहुत प्रेशर आया है। इसीलिए हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग दिखता है, पानी की कटौती दिखती है और बहुत सारे नेचुरल रीजंस है जिनके प्रॉब्लम्स हमको झेलने पड़ते हैं, राइट। ये सारे वीडियोस जो आपको मिल रहे हैं अभी और आने वाले दिनों में मिलेंगे, इसके सारे नोट्स बना के रखना। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, आप बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत ना करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।